बात होगी अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों से, मुख्यमंत्री से, कैबिनेट मंत्रियों से, और आखिर कैसे विकास के पथ पर राजस्थान आगे बढ़ रहा है, राजस्थान और आगे कैसे बढ़ेगा, उसका रोड मैप क्या है, इसको लेकर के बात होगी। शुरुआत करने से पहले कार्यक्रम को सफल बनाने में जिनका अहम योगदान रहा है, जरा सबसे पहले उनके बारे में बात करते हैं। राइजिंग राजस्थान विकास भी विरासत भी में को पावर्ड बाय महिमा ग्रुप, MYS एंटरप्राइजेस, ऋतु IVF, आधार प्राइम। जहां इतिहास की गौरव गाथा है, वहीं भविष्य की अनंत संभावनाएं भी हैं। यह है हमारा नया राजस्थान, जहां विकास और विरासत दोनों को संजो करके रखा जा रहा है। और इसीलिए राजस्थान अब केवल मरुधरा नहीं है, बल्कि अवसरों की धरा बन रही है, जहां सौर ऊर्जा से लेकर स्टार्टअप तक, रिफाइनरी से लेकर के इंडस्ट्रियल कॉरिडोर तक, नया राजस्थान हर क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। तो राजस्थान के उद्योगों का भविष्य बेहद उज्जवल है और राजस्थान सरकार की विकसित राजस्थान 2047 की जो परिकल्पना है, इसे एक औद्योगिक शक्ति बनाने पर लगातार काम कर रही है सरकार। राजस्थान सौर ऊर्जा उत्पादन में देश का नेतृत्व करता है और स्वच्छ ऊर्जा उत्पादन में अग्रणी बनने का लक्ष्य भी रखा है। सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। वहीं रत्न से लेकर आभूषण तक और कपड़ा, हस्तशिल्प जैसे पारंपरिक उद्योग विकास को नई रफ्तार दे रहे हैं। सरकार के 2 सालों में बिजनेस करना कितना आसान हुआ है और 2 सालों के अंदर क्या बदलाव देखे गए हैं, इसको लेकर के अगले सेशन में हम चर्चा करेंगे और उसमें आने वाले मेहमानों से हम बात करेंगे कि कैसे 2 साल के अंदर उद्योग और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही है। और इसके लिए मैं 2 खास मेहमानों को मंच पर बुलाना चाहूँगा। हमारे साथ आधार प्राइम के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उज्जवल पुनिया जी, बहुत स्वागत है सर आपका। मैं चाहूँगा आप कृपया मंच पर आएँ। और हमारे साथ एक और ख़ास मेहमान इस वक्त कार्यक्रम में जुड़ेंगे, शेखावटी फाउंडेशन से हैं राजस्थान स्टेट प्रेसिडेंट सुशील गुप्ता जी। सुशील जी, बहुत स्वागत है आपका, कृपया मंच पर आएँ। और इस सेशन के अंदर हम राजस्थान में उद्योगों को कितना बढ़ावा मिल रहा है, राजस्थान कैसे आगे बढ़ रहा है, इसको लेकर के हम बात करेंगे। तो राजस्थान लगातार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नई स्कीम्स, नए स्टार्टअप्स शुरू करवा रही हैं। राजस्थान सरकार इसमें अपना भरसक प्रयास कर रही है और इन चीज़ों को 2 साल में कितना बदलाव हुआ है, इसको समझने के लिए हमारे साथ 2 मेहमान हैं। मैं एक बार फिर से बहुत स्वागत करता हूं उज्जवल जी और सुशील गुप्ता जी आपका। सुशील जी, शुरुआत आपसे। शेखावटी फाउंडेशन किस तरीके से आप देख रहे हैं कि राजस्थान के अंदर बदलाव हुआ 2 साल के अंदर, सरकार की तरफ से जो सपोर्ट, और इससे पहले जब संस्थान को खड़ा किया उसमें चुनौतियां क्या रही सर? शेखावटी फाउंडेशन के लिए सरकार पूरा सहयोग कर रही है। सरकार के पास जो भी हम मुद्दे लेके जा रहे हैं उनके लिए पूरी प्राथमिकता दे रही है। हमारी माननीय उप मुख्यमंत्री जी हैं, उनके पास हम गए कि जो राजस्थान में पुरानी हवेलियां हैं, जो भी सांस्कृतिक प्रोग्रामों के लिए और उनके सबके लिए उन्होंने हमारे को प्राथमिकता दी है और उन्होंने कहा कि क्या करना है, कैसे करना है, हमारे को सजेशन दीजिए, हम उसको करेंगे। खरा जी ने भी हमारे को इसका आश्वासन दिया है। खरा जी हमेशा हमारे साथ रहे हैं और हमारे को पूर्ण सहयोग दिया है। ठीक है, मैं इसमें उज्जवल जी आपको भी जोड़ रहा हूँ। रियल एस्टेट सेक्टर राजस्थान के अंदर बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, इसमें कितना चीज़ें आप बदलती हुई देख रहे हैं और इसका भविष्य क्या है? देखिए, जैसा कि आज की जो इवेंट है राइजिंग राजस्थान, नाम से ही ये प्रूव हो रहा है कि राजस्थान बहुत तेज़ी से राइज कर रहा है। और इस राइज करने के अंदर जो सबसे बड़ा रोल है, जो राजस्थान की डबल इंजन सरकार कहें या केंद्र सरकार की हस्तक्षेप अपन एक्टिविटीज़ कहें, जिस तरीके के हाईवेज जो कनेक्टिविटी राजस्थान की डेवलप हो रही है और जो रिसोर्सेज जैसा कि राजस्थान में पहले से ही हैं, लैंड रिसोर्स जो है राजस्थान में बहुत अच्छे से रहा है। मैन पावर जो है मारवाड़ी पूरी दुनिया में राज करते हैं। तो जिस तरीके से जो लोग गए हैं और वापस जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो गवर्नमेंट पॉलिसी जो आ रही हैं, राइजिंग राजस्थान जैसी इवेंट्स यहाँ पे करवाई जा रही हैं, तो आने वाले 5 से 10 साल में मैं तो कह रहा हूँ कि राजस्थान बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाला है। बहुत बड़ा स्कोप जो है रियल एस्टेट में या अदर इंफ्रास्ट्रक्चर सेगमेंट में होने वाला है। इन्वेस्टमेंट को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? इसमें नए जो निवेशक आ रहे हैं उनको कैसे क्योंकि एक भरोसा होता है, वो भरोसा जुड़ना संस्था के साथ,
ये कैसे इसको बिल्ड कर किया गया? देखिए, भरोसा जब से मैं देश लेवल की बात करूं, एक स्थायी सरकार जब से बनी है और राजस्थान लेवल पे कहें कि केंद्र के साथ अपनी भाजपा सरकार, सेंटर में भी भाजपा सरकार, राजस्थान में भी भाजपा सरकार, और जिस तरीके से एक्टिवली सरकार की पॉलिसीज जो आ रही हैं, और खास करके देखा जाए रियल एस्टेट, एनर्जी के अंदर सोलर में बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट राजस्थान में आ सकता है। मैन पावर, जैसा कि मैंने बताया कि राजस्थान के लोग एजुकेशन में बहुत आगे रहे हैं, बहुत दुनिया में डंका बज रहा है, तो आईटी सेगमेंट, सर्विस सेगमेंट, रिजॉर्ट्स, होटल इंडस्ट्री, जिस तरीके से आज मंडावा में बैठ के अपन सभा कर रहे हैं, इस तरीके की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं अलग अलग सेगमेंट में राजस्थान में बन रही हैं। तो आने वाले टाइम पे बहुत ही तेज़ी से निवेश भी बढ़ेगा और निवेश पे रिटर्न भी बढ़ने वाला है। ठीक है, मैं इसमें सुशील जी को वापस से जोड़ता हूँ। सुशील जी, हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार का भी बड़ा फोकस है, स्किल इंडिया को लेकर के कई मूवमेंट चलाए जा रहे हैं, बहुत कोशिश है। शिक्षा के क्षेत्र में सामाजिक, क्योंकि संस्था आपकी लगातार काम कर रही है, तो स्किल इंडिया मूवमेंट ये कितना कारगर है और युवाओं को रोजगार देने के लिए और साथ ही उनको एजुकेट करने के लिए ये कितनी बड़ी कोशिश आपको दिखाई देती है, और सामाजिक रूप से ये कितना बड़ा बदलाव ला सकता है? देखो, शिक्षा के अंदर हम पर्टिकुलर बात करें तो शेखावाटी क्षेत्र के अंदर हम जितने भी पुराने स्कूल हैं या जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं, उसको हमने शेखावाटी फाउंडेशन ने उनको गोद लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं कि जिससे उनको गोद लेके प्राइवेट स्कूल के अंदर जो निम्न वर्ग के बच्चे हैं वो उनके अंदर एजुकेशन ले सकें और उन अच्छा मतलब शिक्षा प्राप्त कर सकें। तो उसके लिए शेखावाटी फाउंडेशन पूरा भरसक प्रयास कर रही है, और जितनी भी जो ऐसे स्कूलें हैं जिनका मतलब पूरा सहयोग करने के लिए शेखावाटी फाउंडेशन पूरा तैयार हो रही है उसके लिए। जो परिवार सक्षम नहीं है, मैं बताना चाहूँगा कि जो परिवार सक्षम नहीं होते हैं, जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, ऐसी सामाजिक संस्थाएं आज भी राजस्थान के अंदर काम कर रही हैं, जो बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, उनको पढ़ाने के लिए, उनको आगे बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही हैं। तो उनमें से एक शेखावाटी संस्था भी है। इसमें मैं सर एक चीज़ और जानना चाह रहा हूँ कि इसमें सामाजिक रूप से जब काम किया जाता है, सरकार का भी इसमें सहयोग रहता है। बीते कुछ समय के अंदर कुछ चुनौतियाँ इसमें आपको क्या दिखाई देती हैं? सर, चुनौतियां तो काफ़ी आती हैं इसके अंदर। अगर अपन किसी भी स्कूल को गोद लेने की कोशिश करते हैं तो उसके लिए कई हमको वो प्रपोजल देने पड़ते हैं। प्रपोजल का फिर तुरंत निर्धारण नहीं होता। अगर प्रपोजल तुरंत निर्धारण हो जाए तो आज राजस्थान के जितनी भी स्कूलें हैं, छोटी बड़ी जितनी भी स्कूल हैं, उन सबको काफ़ी लोग ऐसे हैं राजस्थान के जो गोद ले सकते हैं, गोद लेने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। बस थोड़ा सा उसमें गवर्नमेंट का सहयोग चाहिए कि वो उसके लिए हमारे को सहयोग दें तो हम उनको गोद ले सकें। अच्छा, एक चीज़ मैं इसमें सर को वापस से जोड़ना चाहता हूँ। सर, इसमें हम देखते हैं कि नोएडा, गुड़गांव और एनसीआर के जो इलाके हैं वो बहुत हाई राइज बिल्डिंग से घिरे हुए हैं। हम जब आ रहे थे तो हमने देखा राजस्थान की जो पहचान पहले सिर्फ मरुधरा के रूप में थी, वो बदल रही है ना? ये यहाँ पर चीज़ें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। डेवलपमेंट, विकास, सड़क पर जब आप चलते हैं तो वहाँ पर आपको विकास दिखता है। तो ये जो हाई राइज बिल्डिंग है, इसमें होम बायर्स, इनकी भूमिका और वो कैसे इस ओर आ रहे हैं? देखिए सर, मैं किसी भी सिटी की अगर बात करूं तो एक पेरीफेरी में काम हो रहा है। नोएडा, गुड़गांव की आपने बात की, बहुत तेज़ी से विकास हुआ। तो किसी भी शहर को विकसित होने के लिए हाई राइज बिल्डिंग्स जो हैं जयपुर में भी आनी है, दूसरी टियर 2 सिटीज़ में भी आनी है। दिल्ली और नोएडा में अगर बात करें तो जहाँ आज से करीब 30 साल पहले जो सेगमेंट स्टार्ट हुआ था कि अभी तक लोगों ने सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग के हिसाब से काम किया, लेकिन आने वाले समय में अगर लोगों को रहने की सुख सुविधाओं के हिसाब से अगर बिल्डर फोकस रखें, लोगों को लिए सुविधाएं डेवलप करेंगी ताकि वो आप आसानी से रह पाएँ, तो 100% जो है वर्टिकल डेवलपमेंट जयपुर में भी होना है, अदर सिटीज़ में भी होना है। क्योंकि जिस तरीके से परिवार जो न्यूक्लियर होते जा रहे हैं, छोटे परिवार होते जा रहे हैं, तो लोग सोसाइटी में रहना पसंद करते हैं। लेकिन आज अगर जैसे मैं जयपुर में देखता हूँ तो कुछ चुनिंदा बिल्डिंग्स हैं जहाँ पे आदमी को सारी सुविधाएं मिले। तो हम बिल्डर्स को जो है सुविधाओं पे फोकस करना होगा, लोगों की लाइफ को ईज बनाना होगा। तो मेरे हिसाब से बहुत बड़ा स्कोप जयपुर में भी खाली है इस चीज़ के लिए, और हम सबको तेज़ी से उस पर काम करना चाहिए।
और इसके लिए एक चीज़ और भी यहाँ पर देखी जाती है कि लोगों के अंदर भरोसा कैसे बनता है, क्योंकि पहले क्योंकि लोग जब भी कोई फ्लैट खरीदने जाते हैं, प्लॉट के लिए जाते हैं, फ्लैट के लिए खास करके, तो पोजीशन को लेकर के बड़ा उनके दिमाग में एक सवाल रहता है। तो यहाँ अगर आपने समय पर डिलीवरी दी तो उसके बाद से भरोसा कायम होता है। रेरा का इसमें इन्वॉल्वमेंट्स और साथ ही उसका आना, ये बायर्स के लिए कितना फ़ायदेमंद है, नियमबद्ध करना ये? ऐसा है, रेरा के आने के बाद में जो रियल एस्टेट की जो ऑथेंटिसिटी है, लोगों का भरोसा है, वो बहुत बड़ा है। जो एक एजुकेटेड क्लास के जो लोग रियल एस्टेट के नाम से डरते थे, लोगों को डर लगता था कि रियल एस्टेट में जो है अलग तरीके के लोग काम करते हैं, मेरे पैसे के साथ खिलवाड़ा, मुझे टाइम पे पोजीशन नहीं मिलेगा। रेरा आने के बाद में बहुत भरोसा लोगों का बढ़ा है और मैं देख रहा हूँ 2017 से रेगुलर ग्रोथ कर रहा है रियल एस्टेट। रेरा का इसमें बहुत बड़ा रोल है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अच्छा, इसमें मैं वापस से सर को जोड़ रहा हूँ। सर, एक चीज़ यहाँ पर ये समझने वाली है कि ग्रामीण इलाकों में जब लोग आप लोग जाते हैं तो लोगों की सबसे बड़ी परेशानी क्या आती है? चाहे वो शिक्षा स्कूलों तक पहुँचाने के लिए बच्चों को हो, क्योंकि पेरेंट्स भी कई बार ये अवॉइड करते हैं, आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं, तो बच्चों को स्कूल की तरफ जाने से थोड़ा सा रोका जाता है, हिचकते हैं वो, क्योंकि आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं। लेकिन संस्थाएं जब आगे आती हैं तो भरोसा कायम होता है, और उसमें परेशानियां क्या आपके सामने आती हैं? पेरेंट्स को भी कन्विंस करना है, बच्चों को भी लेकर के जाना है। सर, हम लोग पूरा भरोसा दिलाने के लिए कोशिश करते हैं कि जितनी भी संस्थाएं काम कर रही हैं, हम शेखावाटी का मेन यही उद्देश्य रहा कि बाहर से जितने भी प्रवासी राजस्थानी हैं या भारतीय हैं, उनको यहाँ लाएं, वो प्राइवेट एजुकेशन के लिए और उन सब के लिए है ना पूरा सहयोग दे, पूरा काम करे। उसी के लिए हम पूरा प्रयास करते रहते हैं सर। हमारा फाउंडेशन का मेन यही काम रहा है। अच्छा, ये तो रही शिक्षा की बात कि बच्चों को कैसे पढ़ाया जा रहा है, लेकिन महिलाओं के लिए, उनको सशक्त करने के लिए क्या कोई अलग से कार्यक्रम है? अभी प्लानिंग में है सर कि हम महिलाओं के लिए भी, जैसे गुजरात के अंदर एक पापड़ उद्योग है, पापड़ मंगोड़ी, जो अपने शेखावाटी के अंदर काफ़ी फेमस है, उसी को हमने बढ़ावा देने के लिए एक प्रोग्राम तैयार कर रहे हैं। उसके अंदर केवल महिलाएं ही होंगी और जितनी भी निम्न वर्ग की महिलाएं हैं उनको हम उसके अंदर सम्मिलित करेंगे और उस उद्योग को बढ़ावा देने के लिए पूरा प्रयास करेंगे। ये महिलाओं के जीवन में कितना बड़ा बदलाव होगा सर? ये कहने भर के लिए नहीं है, क्योंकि जब महिलाएं रोजगार के साथ जुड़ेंगी, संस्थाओं के साथ जुड़ेंगी, तो न सिर्फ वो अपना, उनका खुद का वो विकास होगा, बल्कि पूरे परिवार का विकास होगा। इस तरीके से भी देखना चाहिए सर। महिलाओं के लिए गांव में हम जब महिलाओं से बात करते हैं तो वो हर काम के लिए तैयार हैं। वो बोले कि हमारे को कोई भी ऐसा काम दिया जाए जिसके लिए हम काम करने के लिए तैयार रहें। तो संस्था ने उन्हीं कामों के ऊपर ध्यान दिया है कि जो महिलाएं अपना जो पारिवारिक समय है उसमें भी टाइम दे सके और कुछ अपने रोजी रोटी के लिए भी अपना काम कर सके। उसके हिसाब से हम कुछ प्रोग्राम तय कर रहे हैं कि वो ऐसे प्रोग्राम बनाए जाएं, छोटे छोटे उद्योग जिसके अंदर महिलाएं आएँ। सिलाई का हुआ, आपके ये खाने पीने की चीज़ों का हुआ, कुछ और चीज़ें ऐसी हुई जो संस्थाएं इनको लाए और लाके और उनको मतलब सहयोग करे। ठीक है, मैं उज्जवल जी से अब मेरा अगला सवाल है सर। रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर कंपटीशन बहुत आ गया है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, अच्छी बात है। मैं कस्टमर हित में बात करूं तो कस्टमर्स के लिए तो फ़ायदा है ही है, और जो बिज़नेस में है उन लोगों के लिए भी है, क्योंकि माहौल बनता है उन चीज़ों से, एक से एक बढ़ की चीज़ें बनती हैं। बिज़नेस की ग्रोथ के लिए, लोगों के भरोसे के लिए कंपटीशन बहुत बढ़िया है, क्योंकि कंपटीशन जितना अच्छा होगा, प्रोडक्ट उतने ही अच्छे होंगे, लोगों को सर्विसेज उतनी ही अच्छी मिलेंगी और इस सेगमेंट में लोगों का भरोसा बढ़ेगा। तो मैं तो मानता हूँ, हालांकि अगर देखा जाए तो राजस्थान में अभी देश में कंपटीशन जैसी बात तो आने वाले 15 से 20 साल में मुझे लग नहीं रही कि इतना भयंकर कंपटीशन होगा कि आदमी को एक सिक्योरिटी का सामना करना पड़ेगा। कंपटीशन रहेगा, अच्छी बात है, होना चाहिए। तो लोगों के लिए फ़ायदा है, बिजनेसमैन के लिए, दोनों के लिए फ़ायदा है। जो नए लोग जुड़ना चाहते हैं रियल एस्टेट सेक्टर के साथ, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, नए लोगों के लिए माननीय मंत्री महोदय जी अभी बता ही रहे थे, जैसे सोसाइटी पट्टों की बात चली, रियल एस्टेट की अगर मैं बात करूं, क्योंकि एक डॉक्यूमेंट अपने को मिलता है, उस डॉक्यूमेंट की लीगल वैल्यू का सबसे पहले ध्यान रखें। वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से वो अप्रूव्ड होना चाहिए, चाहे वो जेडीए हो, चाहे कोई म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन हो, गवर्नमेंट अथॉरिटी से वो चीज़ अप्रूव्ड होनी चाहिए। क्योंकि जैसे जैसे
लोगों की अवेयरनेस बढ़ रही है, जैसे जैसे कंपटीशन जैसे आपने बताया बढ़ रहा है, तो लीगल डॉक्यूमेंट जो होंगी आने वाले 5 साल में उन्हीं की वैल्यू होगी। ठीक है, तो अपने को सबसे पहले उसकी लीगलिटी का ध्यान रखना चाहिए। दूसरी चीज़, जिस डेवलपर का वो प्रोडक्ट अपन ले रहे हैं, चाहे अपन प्लॉट परचेज कर रहे हैं या फ्लैट परचेज कर रहे हैं, अपने को उस बिल्डर की हिस्ट्री पे भी जाना है, क्योंकि रियल एस्टेट का प्रोडक्ट है वो एक दिन का प्रोडक्ट नहीं है, अपने को सालों साल उस प्रोडक्ट पे बने रहना है। तो फ्यूचरिस्टिक या आफ्टर सेल सर्विस जिसको मैं बोलूँ, उनका होना बहुत ज़रूरी है। तो 2 चीज़ें जो है अपने को ध्यान रखें। बाकी तो कंपटीशन में रेटों का रियलाइजेशन तो लोगों को मिल ही रहा है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 2 चीज़ें ध्यान रखने की। अच्छा उज्जवल जी, एक चीज़ और, कोई भी बायर और हमें से बहुत सारे लोग हैं, जब भी कोई भी फ्लैट के लिए जाते हैं या कोई भी जगह पर लेने के लिए जाते हैं, तो किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं, जो पता होना चाहिए? देखिए, मैंने कहा सबसे पहला तो वो बिल्डिंग रेरा अप्रूव्ड बिल्डिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज़, जैसा भी जस्ट मैंने अभी बताया कि जिस बिल्डर की वो बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का जो डेवलपर है, उसकी हिस्ट्री अपने को एक बार चेक जरूर करना चाहिए। उसने जो प्रीवियस जो बिल्डिंग बनाई है, वहाँ पे लोगों को कैसी सर्विसेज मिल रही हैं। और थर्ड चीज़ है, ऑब्वियस सी बात है, उसका प्लान अपने को ध्यान रखना ही है। रेट्स तो वैसे ही बहुत कॉम्पिटिटिव मार्केट है, तो मेरे हिसाब से सारे बिल्डर्स जो है बहुत रियलिस्टिक रेटों पे काम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ की एमिनिटीज़, उसकी लीगलिटी और उस बिल्डर का जो है प्रीवियस हिस्ट्री जो है, वो मेरे हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मेरा आखिरी सवाल सुशील जी से है। सुशील जी, जब संस्था की शुरुआत की, विचार क्या था? कुछ कमियां दिख रही थी, उसको बेहतर करना था, सामाजिक रूप से सुधार लाने के लिए सब शुरुआत थी? सर, हमने जो संस्था बनाई है, एक तो ये सर्व समाज की बनाई है। सारा समाज इसके अंदर आएगा और सारा समाज एक साथ मिलके सबके साथ काम करेगा, तो उसके अंदर होगा। हमारा इसके अंदर कोई जातिवाद नहीं रखा, ना ही इसके अंदर पॉलिटिकल कोई हमने ऐसा इशू रखा। सब समाज मिलके और सब समाज के वर्गों के साथ में हम काम करेंगे। और जहाँ कोई भी तकलीफ़ आएगी, उसके लिए मंत्री जी बैठे हुए हैं, हम उनके पास जाते हैं। और शेखावाटी के रह गए तो शेखावाटी के हमारे को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं और हमारा काम किया है इन्होंने। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। और हमारी कोशिश यही है कि चीज़ें समय के साथ और राजस्थान को बेहतर बना सके, राजस्थान विकसित राजस्थान की तरफ अपना और कदम तेजी के साथ बढ़ा सके। बहुत शुक्रिया सर। और अब आधार प्राइम से चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर उज्जवल पुनिया जी को मैं मंच पर बुलाना चाहूंगा। उज्जवल जी, प्लीज आप मंच पर आए। अरे तो दिल से होना चाहिए, तालियां प्लीज, तालियों के साथ जो है आप स्वागत कीजिए।